आपके पास अगर आप देखो तो आने वाले अभी 3-4 चैप्टर्स अगर आप देखोगे तो एक है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइट है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कौन सा है, पांचवा चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, राइट? सही बात है, कुछ गलत तो नहीं बोला? सबको बोला था ना सिलेबस याद रहना चाहिए, याद है ना सबको? यही चाह रहे हैं। आज मैं नंबर सिस्टम आपसे शुरू से इसलिए कराऊंगा ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि हम नंबर सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको अगली क्लास में भी नंबर सिस्टम पढ़ना है जब आप 10वीं क्लास में जाओगे, फिर जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे तो आपको कैलकुलस भी पढ़ना है। तो कैलकुलस हो या अलजेब्रा हो, वो सबकी शुरुआत नंबर थ्योरी से ही हो रही है। तो नंबर्स को लेके एक रिलेशनशिप क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, ठीक है? बिफोर आई स्टार्ट, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि नंबर क्या होता है? नंबर होता क्या है? ओके, कांस्टेंट, ओके, और नंबर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नंबर? मतलब काउंट करना या मेजर करना? तुम्हारा रोल नंबर भी तो होता है, तुम्हारा फोन नंबर भी तो होता है, तुम्हारा अकाउंट नंबर भी तो होता है, लेबलिंग करना भी होता है, मेजर करना भी होता है। मेजर करना मतलब किलो, लीटर, ये सब भी आता है, काउंट करना भी होता है। सब में कुछ कुछ अलग होता है, बट सबको हम किससे डिफाइन करते हैं? नंबर से। तो मोटा मोटी फंक्शन ऑफ नंबर इज टू मेजर, टू काउंट, टू टू लेबल, है ना? जैसे आपका अकाउंट नंबर आपकी लेबलिंग का काम करता है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से आप अपने लाइफ में नंबर्स देखते हो। तो कभी सोचा नंबर के बारे में ऐसे? आप बड़ा ग्रांटेड लेते हो नंबर को, है ना? ओके। तो नंबर की शुरुआत करने से पहले हम काफी पुराने जमाने में चले जाएंगे, जब हम, बहुत पुरानी बात है, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, है ना? कितना, कुछ 50-100 साल पहले की बात है। या तुम लोग कितने उम्र के हो? 13। तो जब आप लोग छोटे थे तो आपकी लाइफ में नंबर्स आया था। जब आप स्कूल भी नहीं गए थे, जब आप प्ले स्कूल भी नहीं गए थे, तो भी आपके लाइफ में नंबर्स आया था। किस फॉर्म में आया था? नहीं, बच्चे को थोड़ी पता होता उसका एज क्या है। जब आपकी मम्मी ने आपको 4-5 चॉकलेट्स ला के दिए थे और पापा ने आपको 2 चॉकलेट्स ला के दिए थे, मम्मी ने 5 चॉकलेट्स ला के दिए थे, पापा ने 2 चॉकलेट्स ला के दिए थे, आपको पता चल गया था कि पापा से ज्यादा मम्मी प्यार करती है ना? उस वक्त आपको नहीं बताया गया था 5 इज ग्रेटर देन 2, बट आपको मोटा मोटी पता चल गया था कि यार 5 तो 2 से ज्यादा है ना? तो आप काउंट करना जानते थे, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, जो आपके लाइफ में नेचुरली आया था। लेकिन आप पापा को भी क्लियरली ये नहीं बोले थे कि भैया तुम मेरे से कम प्यार करते हो, आप सोचे थे पापा से भी क्यों बैर लेना, उससे भी 2 चॉकलेट ले ही लेते हैं। फिर आप 5 + 2 7, आपको पता था कि अच्छा 5 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट 7 चॉकलेट होता है, दैट इज बेटर, राइट? तो आपके लाइफ में नेचुरल नंबर्स बड़ी नेचुरली आया, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 वेरी नेचुरली। और आपको एडिशन भी बड़ा नेचुरली आ गया, है ना? 5 + 3 = 8, 7 + 9 = 16। आगे कॉम्प्लेक्सिटी आई, बट कहीं ना कहीं जोड़ना आपके लिए बहुत आसान काम हो गया, राइट? चलो कहानी पे आते हैं कि आपके पापा ने आपको 3 चॉकलेट दिया और आपकी मम्मी ने आपको 5 चॉकलेट दिया, तो आपके पास टोटल कितने चॉकलेट थे? 8 चॉकलेट। फिर आप जाके अपने कबर्ड में वो 8 चॉकलेट सेफली रख दिए। जब सुबह उठे और जब कबर्ड खोला तो देखा चॉकलेट नहीं, गायब। जल्दी से अपने सिबलिंग के घर रूम में भागे तो देखे वो पेट पे हाथ रख के सो रहा है और उसके बेड के नीचे रैपर्स पड़े हुए हैं। उसका कॉलर पकड़ के उठा दिया। तुरंत आपने, एविडेंस भी मिल गया आपको। एक तो पहले शक हुआ, भागे, फिर एविडेंस भी मिल गया कि अच्छा रैपर्स तो यही है। अब भाई उससे पूछे कि मेरे चॉकलेट्स कहाँ हैं, तो बेचारा वो क्या कहता, पकड़ा चुका है तो पेट की तरफ हाथ दिखा रहा है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो यू ओ मी 8 चॉकलेट्स, ठीक है? तो अब इसका मतलब है कि जब उसके पास 8 चॉकलेट होंगे तो वो आपको
लौटाएगा। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नंबर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, यू ओ मी 8 चॉकलेट्स, राइट और रॉन्ग। फिर आप एक दिन देखे कि वो 5 चॉकलेट्स उसको कोई लाके दिया, तो आप क्या करोगे? फिर से पकड़ोगे उसको और उसके पूरे 5 चॉकलेट रख लोगे और क्या बोलोगे? अभी भी हिसाब बराबर नहीं हुआ, यू स्टिल ओ मी 3 चॉकलेट्स, -3, यू हैव -3 चॉकलेट्स। ठीक। फिर एक और दिन वो पकड़ा आपने उसे रंगे हाथ, तो इस बार उसके पास 3 ही चॉकलेट था, तो आपने उसे वापस से छीन लिया। अब उसके पास क्या चॉकलेट है? 0 चॉकलेट। अब वो बेचारा, उसके सब्र का बांध टूट गया और रोना शुरू किया। तो मम्मी दौड़ते हुए आई और फिर बताई कि क्या हुआ, तो बताया गया पूरी कहानी। तो मम्मी ने कहा कि यू स्टिल हैव सम चॉकलेट। तो वो समझ ही नहीं पा रहा, आई डोंट हैव एनी चॉकलेट। तो बोला नहीं, यू स्टिल हैव 0 चॉकलेट। अचानक से आपके लाइफ में 0 का महत्व पता चला, और पता चला इट इज अ बेटर सिचुएशन देन द प्रीवियस 2 सिनारियोस, -3 एंड -8। तो नाउ अब तुमसे कोई हफ्ता वसूली नहीं करेगा, नाउ यू आर एट। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 0 भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, राइट। तो मैं ये कहानी इसलिए आपको सुनाया कि देख रहे हो, ये सारी चीजें एक टीचर खड़ा होकर बताता है, लेकिन आपके लाइफ में वो सारी चीजें नेचुरल प्रोसेस के तहत ही आ चुकी होती है। ना आपको कोई ऐड करना सिखाता है, फिर भी आप ऐड करना सीख जाते हो। ना आपको कोई मल्टीप्लाई करना सिखाता है, फिर भी आप मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो। जैसे कि मान लो एक डब्बे में 5 चॉकलेट है और पापा ने 3 डब्बे चॉकलेट लेके आए, तो आपको पता होता है कि आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं नंबर्स आपके रियल लाइफ में भी होता है, बट आप जैसे ही स्कूल में या क्लास में पढ़ने आते हो तो एब्स्ट्रैक्शन में चीजें चली जाती है, राइट। तो इसलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि जो नंबर हमारे लाइफ में सबसे पहली बार आया है, उस नंबर्स को हम पहचानते हैं कि नहीं, और जो 4 ऑपरेशंस हैं, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उसे हम समझते हैं या नहीं। तो आपकी लाइफ में कौन सा नंबर बहुत ही नेचुरली आया? नेचुरल नंबर्स। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो व्हाट यू से? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? सर इनफिनाइट, मैं जितना भी सोच सकूं। व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर यू कैन थिंक ऑफ? कुछ भी आप बोल दोगे, दैट कुड बी द मैक्सिमम नंबर यू कैन थिंक ऑफ। उसमें फिर एक +1 और ऐड कर दो, तो इसका मतलब है कि और नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। वैसे डू यू नो व्हाट इज, अभी तक का कोई लार्जेस्ट नंबर तुम्हारे माइंड में कभी आया है? डू यू नो एनी नंबर विच रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर? 100 बार 999, या एक बार 100 जीरो। अगर आपको 10 टू द पावर 100 लिखने को बोला जाए, मतलब 1 पे फॉलोड बाय 100 जीरोस, इस नंबर को क्या कहते हैं पता है? गूगोल। क्या कहते हैं? गूगोल। ये जो गूगल के फाउंडर्स थे, लैरी पेज और सर्जी ब्राउन, ये दोनों भाई साहब जब गूगल को स्टैब्लिश कर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्या नाम रखा चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उन्हें पता था कि दे आर गोइंग टू हैंडल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा, राइट। तो लेट्स नेम समथिंग विच रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर। तो उन्होंने सोचा गूगल रखते हैं, बट समहाउ गूगल का स्पेलिंग उन्होंने मिसटाइप कर दिया, तो उसका नाम क्या पड़ गया? गूगल। और गूगल से भी एक बड़ा नंबर होता है जिसे कहते हैं गूगल प्लेक्स, जिसपे कहते हैं 10 टू द पावर गूगल। 10 पे गूगल का पावर डाल दो, दैट बिकम्स अ गूगल प्लेक्स। बट क्या गूगल प्लेक्स इंफिनिटी है? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स अ फिनाइट नंबर। एनी नंबर विच यू कैन से दैट इज फिनाइट। तो टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफिनाइट। विच इज द लीस्ट नेचुरल नंबर? 1। सो लीस्ट नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद आपकी लाइफ में 4 ऑपरेशन हैं, प्लस, मल्टीप्लीकेशन जो कि आप बचपन से जान रहे थे, माइनस बच्चों से आप हैंडल किए, डिवीजन थोड़ा वक्त लगता है लेकिन डिवीजन भी आप समझ जाते हो कि ये ऑपरेशंस है।
और आप 9वीं कक्षा में हो तो ये 4 ऑपरेशंस को लेके एक फेमिलियरिटी और कंफर्ट है। तो अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से जोड़ा जाए, जैसे कि 7 + 9, तो क्या आता है? नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेचुरल नंबर। तो यहां तक की कहानी क्लैरिटी से आती है कि अच्छा, जो नेचुरल नंबर की परिवार है वो हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, तो जब हम नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर करते हैं, तो फिर हमें होल्ड करना पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर सब्ट्रैक्टिंग। अगर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर रहा है, जैसे 7 - 3, 9 - 4, तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। लेकिन अगर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 7 - 7, so we'll get something which is not a natural number. And imagine that nobody knew this number before the Indian mathematicians gave this number a significance, right? तो कहीं ना कहीं जीरो की इन्वेंशन कह लो या डिस्कवरी कह लो, कहां से आती है? इंडियन मैथमेटिशियन से, ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्टा के कामों में। और कहीं ना कहीं मैथ्स को एक नया रिवॉल्यूशन लेके आया, वो प्लेस सिस्टम लेके आया, और अभी भी जीरो बहुत जगह कंट्रीब्यूट करता है, राइट? तो हमारे लाइफ में एक नया नंबर आया, जीरो, जिसे हम कहते हैं एक नई परिवार में एक नया सदस्य आ गया है। तो अब हम इस पूरे परिवार को, जिसमें जीरो इंक्लूडेड है, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। आगे कहानी से बढ़ने से पहले जीरो के बारे में कुछ बता दें। जीरो की प्रॉपर्टीज आप लोग सब जानते हैं। किसी संख्या में अगर जीरो ऐड करोगे तो वो संख्या वही रहेगा। किसी संख्या में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वही संख्या रहेगी। अगर जो जीरो से टकराएगा तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब कोई 7 से जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो बन जाएगा। अगर तुम न्यूमरेटर में जीरो डालोगे, मतलब जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग करोगे, तो भी आंसर जीरो होगा। लेकिन एक प्रिकॉशन क्या दिया गया कि आप जीरो को कहां पे नहीं रख सकते? डेनोमिनेटर में। तो ये बात आपको हमेशा से याद रखना है कि नंबर कभी भी, जीरो कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर जीरो नंबर डेनोमिनेटर में आता है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड की टेरिटरी में चला जाता है। मतलब नंबर कहीं ना कहीं दो तरीके के होते हैं, डिफाइंड नंबर्स एंड नॉट डिफाइंड नंबर्स। जिनकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलजेब्रा हम समझते हैं उसे हम कहते हैं डिफाइंड नंबर्स, और जिसकी नहीं समझते उसे हम कहते हैं। तो इमेजिन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता से पहले जीरो मस्ट हैव बीन अ अनडिफाइंड नंबर, बट जीरो की अलजेब्रा हम जैसे समझने लगे, इट बिकेम अ डिफाइंड नंबर। और जीरो कभी डेनोमिनेटर में नहीं रहेगा। दैट वुड बी कॉल्ड मैथमेटिकल क्राइम टू पुट जीरो इन द डेनोमिनेटर, राइट? यहां तक कहानी क्लियर है? तो हम लोग नेचुरल नंबर में एक सदस्य बस जोड़े और क्या बन गया? होल नंबर। क्या मैं कह सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या मैं कह सकता हूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या मैं कह सकता हूं एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो इज अ नेचुरल नंबर? यस। तो इस तरीके की सदस्यता को आपको समझ में आता है कि क्या हम बात कर रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद हुआ कि चलिए सर, आपने कहा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर वुड बी अ नेचुरल नंबर। बड़ा नेचुरल नंबर माइनस छोटा नेचुरल नंबर वुड बी अ नेचुरल नंबर। सेम नेचुरल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। और अगर मैं छोटा नंबर माइनस बड़ा कर देता हूं, जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी, है ना, जैसे -3 या -6 का आपकी लाइफ में आया था, तो मैं जैसे अगर मैं कहूं 7 - 9, तो व्हाट डज इट मीन? कि आप 7 में से 9 घटा रहे हो, तो 7 में से 7 घटाने का मतलब तो वो शून्य हो गया। दो और घटाना है, मतलब वो दो के लॉस पे है। दैट पर्सन इज इन डेट ऑफ 2। डेट को या लॉस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? माइनस से। तो कहीं ना कहीं हम नए सदस्य से मिले, हम अपने परिवार हमारा बढ़ता जा रहा है। नेचुरल नंबर में जीरो आया, होल नंबर बना, और फिर उसके बाद निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आने लगा, -1, -2, -3, -4। तो हमारा परिवार बड़ा हो गया। अब ये जो -1, -2, -3 है, ये भी कुछ काउंटिंग नंबर जैसा ही है, बट विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है? अगर किसी बच्चे को, लेट से इसे, he is at a loss of 10 lakh rupees and she is at a loss of 2 lakh rupees. Who is at a better position? She.
because she is at a loss of 2 lakhs, means she is at -2 and he is at -10. So definitely -2 is better than -10, which means -2 is greater than -10. तो हमने इंटीजर, ये जो नई सदस्य आई, इसके लिए एक नाम रखा कि लेट्स कॉल दिस फैमिली एज इंटीजर, और इसमें ऑर्डर भी ले आए. -3 इज smaller than -2, -2 is smaller than -1, -1 is smaller than 0, and the story starts filling up, right? ठीक है. तो अब कहीं ना कहीं हमारे परिवार बढ़ के कहां पे पहुंच गया है? इंटीजर्स पे. कैसे आया ये परिवार? सब्ट्रैक्ट करने से. दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से. तो अब जब इंटीजर की जो फैमिली बनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, तो इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से. ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसे ज़ैहलन कहते हैं. ज़ैहलन मतलब टू काउंट. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे ही हमारे पास इंटीजर आ जाता है, अब हम 4 ऑपरेशंस तो जानते ही हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो जब हम इंटीजर प्लस इंटीजर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? इंटीजर. इंटीजर इनटू इंटीजर करते तो क्या मिलता है हमें? और इंटीजर माइनस इंटीजर करते तो क्या मिलता है हमें? ओके, तो यहां तक इंटीजर अपने ही परिवार के सदस्य को प्रोड्यूस कर रहा है व्हेन दे आर बीइंग एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड. तो आप कह सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर रहा है फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये वर्ड सुना है ना, छोटी क्लासेस में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है. कायदे से देखा जाए तो ये कहानी मैं उसी बुनियाद पे स्टैब्लिश कर रहा हूं, राइट? लेकिन जैसे ही हम इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करते हैं, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर जब हम करते हैं तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं डाल सकते. 0 इज एन इंटीजर, बट हम 0 को डिनोमिनेटर में नहीं डाल सकते हैं. तो जब भी हम डिवीजन करेंगे क्या करेंगे? इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर. इंटीजर डिवाइड बाय, और जब हम इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर कर रहे हैं तो समटाइम्स वी आर गेटिंग इंटीजर एंड समटाइम्स वी आर गेटिंग इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म विच इज नॉट बीइंग डिवाइडेड. तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम डिवीजन कर रहे हैं, हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है जो किस फॉर्म में है? इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में है. इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में है, टू बी वेरी प्रिसाइज. अब ये जो नया बंदा आया है, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, इसको अगर मैं ऐड करूं, इंटीजर अपॉन इंटीजर प्लस, अगर मैं इंटीजर अपॉन इंटीजर कह रहा हूं तो आप अज्यूम करो डिनोमिनेटर में क्या है? नॉन जीरो. इंटीजर अपॉन इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आ रहा है? इंटीजर अपॉन इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आ रहा है? इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या आ रहा है? इंटीजर अपॉन इंटीजर. और इंटीजर अपॉन इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर क्या आ रहा है? इंटीजर अपॉन. तो पहली बार हमने देखा कि एक ऐसा सदस्य मिला है जो चारों ऑपरेशंस के लिए अपने ही परिवार का सदस्य प्रोड्यूस करता है. राइट और रॉन्ग? कोई नया कैरेक्टर या नया पर्सनालिटी नहीं प्रोड्यूस हो रही है. अभी तक हमने देखा था नेचुरल नंबर से होल नंबर प्रोड्यूस हुआ था, होल नंबर से इंटीजर प्रोड्यूस हुआ था, और अब हम देख रहे हैं इंटीजर अपॉन इंटीजर एक नया सदस्य आ रहा है. अब ये जो नया सदस्य आया है इसको नाम लेना जरूरी है. तो इंटीजर अपॉन इंटीजर का जो वर्ड है रेशो कहते हैं हम. जब भी किसी को किसी से डिवाइड करते हैं तो हम रेशो कहते हैं. तो रेशो से वर्ड बनता है रैशनल. और अगर आप थोड़ी सी ध्यान रखना चाहो तो मैं एक तरीके से समझता हूं इसको, कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सदस्य है जो चारों ऑपरेशंस के लिए बड़ा ही रीजनेबली बिहेव कर रहा है. मतलब अपने ही सदस्य को प्रोड्यूस कर रहा है, बड़ा ही रीजनेबल बिहेव कर रहा है. रीजनेबल का मतलब क्या होता है? अगर आप अंग्रेजी डिक्शनरी खोलोगे तो रैशनल का मतलब क्या होता है? रीजनेबल. रैशनल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं ही इज अ वेरी रैशनल पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? पी अपॉन क्यू नहीं. इसका मतलब होता है कि बहुत ही रीजनेबल बंदा है, समझदार है, जो चीज करना चाहिए वही करता है, जो सही है वही करता है, उसे कहते हैं हम रैशनल पर्सन. और इरैशनल पर्सन किसे कहते हैं?
जैसे कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन लेक्चर चल रहा है, वहां पे वो दोनों बातें कर रही हैं, दैट्स एन इरेशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर क्यों है? क्योंकि दे आर, व्हाट इज रीजनेबल टू बी प्रेजेंट इन द क्लास, यू हैव टू, बट आप नहीं अगर अटेंशन पे कर रहे हैं तो मतलब यू आर बीइंग अनरीजनेबल, विच मीन्स इट्स एन इरेशनल बिहेवियर। ओके, सो इरेशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समाज में भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो एक होता है, तो कहीं ना कहीं चलो इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम आज से हम क्या बुलाएंगे, रैशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं आप रैशनल नंबर को डिफाइन करना भी सीख गए इस कहानी के तहत। कैसे? नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, integer upon integer, where p and q are integer and q is not equal to, जो हम जीरो के टाइम में बोले थे कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्टोरी आप 8वीं कक्षा तक पढ़े थे। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो आप रैशनल नंबर के ऑपरेशंस पढ़े थे, फिर उसके बाद आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे थे, है ना। तो जैसे आपसे पूछा गया था कि अच्छा ये आपका अगर नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, तो इसका मतलब इट इज बीइंग एक्सटेंडेड इंफिनिटली टू द बोथ डायरेक्शन। और अगर मैं किसी भी पॉइंट को पिन करता हूं, दैट कुड बिकम अ रेफरेंस पॉइंट, और इसको मैं कहूंगा जीरो, एनीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, या अगर मैं इस डायरेक्शन देखूं तो दिस साइड, द राइट ऑफ जीरो वुड बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ जीरो वुड बी नेगेटिव। तो कोई भी एक मार्क बना दो, दैट बिकम्स योर रेफरेंस पॉइंट। अब कोई भी एक लेंथ ले लो, बट दैट लेंथ हैज टू बी कांस्टेंट। तो लेट्स से अगर मैं ये लेंथ कर रहा हूं, तो इस लेंथ को मैं क्या कहूंगा, 1 यूनिट। क्या कहूंगा? 1 यूनिट। देन आई कैन से दिस इज 1। अब मैं 1 यूनिट जंप करूंगा तो 2, 3 एंड इट गोज ऑन। तो मैं 1 यूनिट जंप कर रहा हूं, 1 यूनिट जंप कर रहा हूं, और 1 यूनिट में लेफ्ट में जाऊंगा तो -1, -2, -3। सो कहीं ना कहीं हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, राइट। आप देख रहे हो 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आर एग्जैक्टली 1 यूनिट, राइट। ये बात आपको पता है बचपन से। जब आप इस नंबर लाइन को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये जो नंबर लाइन है ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट समझते हो? कंटिन्यूअस नहीं है, जंप करना पड़ा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो सवाल उठता है कि क्या चीज एग्जिस्ट करती है 0 से 1 के बीच में। तो जब मैंने कहा कि चलो 0 से 1 के बीच में एक मिड पॉइंट ले लो, एक मिड पॉइंट लिया गया, तो क्या बना? 1/, दैट्स अ हाफ वे, इक्वी स्पेस है दिस। तो आप इसको क्या कहते हो? 0.5 या 1/2। फिर आप कहते हो 0 और 1/2 के बीच में भी लिया जा सकता है, 1/4। 0 और 1/4 के बीच में लिया था 1/8। 1/8 और 0, 1/16, 1/32, 1/64। विल वी बी एबल टू स्टॉप एट एनीवेयर? तो कहीं ना कहीं आप 1/2 टू द पावर 100, 1/2 टू द पावर 1000 पे भी चले जाओगे तो आप जीरो के करीब तो जा रहे हो, बट जीरो नहीं हो रहे हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स वी हैव इनफिनाइट रैशनल नंबर्स। तो आप जैसे लेट से ये मैंने 1/8 कहा, इसका अगर मैं 1 यूनिट जंप ले लूं तो क्या आएगा? 1 होल 1/8, दैट इज 9/8। 1 यूनिट जंप ले लूं तो 17/8। तो कहीं ना कहीं जितने इनफिनाइट नंबर्स 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे 1 1 जंप करके पूरे अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि 0 और 1 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफिनाइट नंबर्स हैं। तो अब ये जो नंबर बड़ा खाली खाली, नंबर लाइन जो बहुत ही खुला खुला और खाली खाली सा लग रहा था, अब क्या लग रहा है? भरा भरा। अब मेरा सवाल है कि ये जो नंबर लाइन है ये कंप्लीट सॉलिड लाइन है या सर होल अभी भी है? लगता नहीं है, लगता नहीं है कि कोई होल बाकी है। ऐसा लग रहा है कि अगर 0 और 1 के बीच में मुझे इनफिनाइट नंबर्स को पैक करना है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस लाइन, है ना। इसमें कुछ अब बचा नहीं होगा। तो यही चीज
आगे चैलेंज होगी। तो विथ टाइम हम देखेंगे कि क्यों ये चैलेंज होगी और कैसे ये चैलेंज होगी। और उसी चीज को चैलेंज करने के लिए कौन सा नंबर आता है? इरैशनल नंबर। बट इरैशनल नंबर को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी एक कहानी, इरैशनल नंबर का एग्जिस्टेंस आया कैसे। इरैशनल नंबर को जानने से पहले आपको एक मैथमेटिशियन के बारे में जानना पड़ेगा जिनका नाम क्या था? पाइथागोरस। क्या था? उन्होंने कौन सा थ्योरम दिया था? पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पाइथागोरस थे, उनकी कल्ट जैसी एक सोसाइटी बन गई थी जिसे कहते थे पाइथागोरियंस। क्या कहते थे? वो लोग क्या करते थे, वो लोग कोई भी राइट ट्रायंगल बनाते थे, लेट से वो बोलते थे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, विच इज योर पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? मैंने आपको बताया था पहले पाइथागोरस थ्योरम। इफ यू ड्रॉ अ स्क्वायर आउट ऑफ बेस, and if you draw a square out of height, and if you draw a square out of hypotenuse, the area of the square made by those legs, the sum of the area, would be equal to the area made by the square of hypotenuse. आप जिसको algebraical equation क्या कहते हो? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये ट्रू किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो पाइथागोरियंस क्या करते थे, वो ऐसे ट्रायंगल्स बनाते थे, राइट ट्रायंगल्स, ये 3, ये 4, ये 5, इसको वो पेबल से रिप्रेजेंट करते थे। 3 पेबल्स यहां डाल देते थे, 4 पेबल्स यहां डाल देते थे और 5 पेबल्स यहां डाल देते थे, टू इंडिकेट दैट दोज आर द लेंथ्स ऑफ ईच साइड्स। ठीक है। जब पाइथागोरियंस ने एक ट्रायंगल बनाया जो 1 और 1 था, 1 और, तो यहां पे एक पेबल डाला और एक पेबल यहां पे डाला। नाउ द क्वेश्चन अरोज कि वहां पे कितना पेबल्स डाला जाए। सो दे वर इन अ फिक्स कि व्हाट एग्जैक्टली दैट हाइपोटेन्यूज इज। सो दे वर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट दैट बाय एनी रैशनल नंबर। वो सोच रहे थे क्या ये 1.4 है, 1.45 है, 1.41 है। They were trying all their permutation and combination to find that what exactly that number is, but they were not able to come to the conclusion. At the same time, they thought, since Pythagoreans had a reputation that they have a lot of information, they knew everything about numbers, तो बाहर की दुनिया को पता चल जाएगा कि there are certain things जो Pythagoreans को भी नहीं पता है. So what Pythagoreans decided? That let's not talk about it. हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. It's ठीक है. Then suddenly there is this guy who was also a Pythagorean, Hippasus. He thought कि let's talk about it. He started preaching about it, talking about it कि भैया there exist numbers which even Pythagoreans don't know. उस mathematician का नाम था Hippasus. क्या नाम था? Hippasus. तो Hippasus is given credit for introducing irrational numbers to the humanity. Okay. So what exactly that is? That is something whose square is 2. जिसे आपने कहा स्क्वायर रूट 2, क्योंकि आपको पता है ये 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? इसका एरिया 2 होगा. अब किस साइड का एरिया 2 होता है? इट्स स्क्वायर रूट 2. तो पाइथागोरियंस में हिपासस स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. It is a part of history that Hippasus was killed or died mysteriously. कैसे? तो probably he was killed by their fellow Pythagoreans because of going against the brotherhood and propagating about this number. ठीक है? ये कहानी सुनाया था पहले? Next. Okay. So let's talk about it कि भैया ये जो अभी हमने वो देखा, नंबर लाइन देखा, उसमें हमने देखा कि हमने सारे नंबर्स फिल कर लिए हैं. क्या देखा था? हमने सारे नंबर्स 0, 1 और 2, और हमें लग रहा था 0 से 1 में जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और कोई स्पेस नहीं बचता किसी और के लिए. इट्स क्वाइट कंटिन्यूअस. तो इसका मतलब कोई भी इरेशनल नंबर की जगह नहीं हो सकती. लेकिन हम देखेंगे कैसे कि कैसे जगह है.
तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि लेट से इफ दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 1 यूनिट, राइट एंगल बना दिया। तो अगर मैं कॉम्पस लूंगा तो इसका लेंथ क्या होगा, √2, और कॉम्पस से अगर मैं काटूंगा तो ये क्या बनेगा, सो देयर इज स्पेस फॉर √2, देयर इज, and this √2 cannot be represented in the form of p by q. so कहीं ना कहीं जब तक हम रैशनल नंबर्स से पूरा एरिया को फिल कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमारी लाइन कंप्लीटली फिल्ड है, बट दैट वाज नॉट ट्रू। इरेशनल नंबर्स आल्सो गॉट स्पेस, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जाके रैशनल और इरेशनल को जब कंबाइन करके देखते हैं तब हमारी जो लाइन है, नंबर लाइन है, वो कंटिन्यूअस फील होती है। बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स। तो आप ये कह सकते हो बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट रियल नंबर्स, इनफिनाइट रियल नंबर्स, क्योंकि हमने अब परिवार को बड़ा कर लिया। रैशनल के साथ किसको जोड़ा, इरेशनल को। लेकिन रैशनल और इरेशनल दोनों अलग परिवार हैं, दोनों में कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर, ये एक परिवार है जिसके अंदर सब कुछ आ गया, और इरेशनल नंबर अलग से आ गया। क्योंकि रैशनल नंबर क्या है, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। क्या ये ट्रू नेचुरल नंबर के लिए भी डेफिनेशन है, ट्रू है। क्यों, नेचुरल नंबर को 7/1 नहीं लिख सकते। क्या ये ट्रू इंटीजर के लिए भी है, ट्रू है, -3/1। तो सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और integers all are rational numbers, but irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p by q। तो कहीं ना कहीं ये अलग ही परिवार है, और जब इन दोनों परिवार को एक साथ लेके आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। आप समझ में आ गई डेफिनेशन, ठीक। और नंबर लाइन पे √2, √3 सब भी इसी लॉजिक से रिप्रेजेंट हो जाता है। यहां तक कोई डाउट, पक्का, कोई क्वेश्चन है यहां तक? अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड 5 rational numbers between 1/2 and 7/9, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, तो अगर मैं 2 और 9 का एलसीएम लूं तो क्या होता है, 18। तो आप कह रहे हो इसे मैं लिख दूं 9/18 और इसे मैं कह दूं 14/18, फिर तो कितने कितने नंबर आ रहे हैं, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18। मैंने कितना पूछा है, किसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मैं लिख दूं 18/36 और इसे लिख दूं 28/36, और फिर इसके बाद कोई भी नंबर बीच में डाल दो। ये भी एक तरीका है। या आप ये भी कह सकते हैं सर 12.5/18 कर दो। 12.5/18 क्या हो जाएगा, 25/36, है ना। ठीक है, तो ये तो सवाल, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ कर सकते हो, बट उसको फिर वापस आपको p/q में डाल सकते। तो इसका मतलब है कि देयर कैन बी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। आपसे मैंने इन्फिनाइट नंबर्स में से सिर्फ क्या पूछा, तो आपको बस ये ध्यान रखना था कि कोई भी ऐसा नंबर लिख दो जो 1/2 और 7/9 के बीच में हो। जैसे अगर आप देखो इसे 0.5 है और ये क्या है 0.77, है ना। आप बार लगा दो या ये कर दो, आप बोल सकते हो 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, और इसको आप p/q के फॉर्म में कर दो। तो देयर कैन बी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। अभी हमने तो इरेशनल नंबर को ठीक से डिफाइन ही नहीं किया ना, अभी तो हम बस इतना डिफाइन किए कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द। ओके, अब इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, सिंस इसमें आपकी आंसर शीट अगर मैं करेक्ट करूं तो बस इतना ध्यान दूंगा कि सिर्फ इस बात का ध्यान दूंगा मैं
कि आपके जो भी आंसर्स हो 1/2 और 7/9 के बीच में हो। अगर आपके आंसर में कोई भी सदस्य 1/2 से छोटा या 7/9 से बड़ा है तभी मैं क्रॉस करूंगा, अदरवाइज सबके आंसर सही होंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 7/9 विच आर इक्वी स्पेस्ड, विच आर इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस का मतलब समझते हो? तो मुझे 5 एग्जैक्ट वो रैशनल नंबर्स चाहिए जो ये 5 और ये 2, ये 7 नंबर्स इक्वी स्पेस्ड हो। तो इसको तो अब कोई भी रैंडम आंसर्स नहीं चलेगा, इसका एक यूनिक ही आंसर होगा। तो बताओ उसको कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 5 पूछ रहा हूं, 5 नंबर से निकाल। फिर 5 कैसे निकल के आएगा? निकाल के दिखाओ। मैं 5 चाह रहा हूं। 6 बार क्या? एक मिनट। 1/2 या 7/9 -1/2? मैं वही पूछ रहा हूँ, 7/9 -1/2 या 1/2 -7/9? ठीक है, चलो कर दिया। ये हो गया 14/18, 9/18, 5/18। फिर बताओ। तो x इज इक्वल टू 1/18। अब बताओ क्या करें? 6x होगा। क्यों 6x होगा? ओके, अब देखो, एक बच्चे ने स्टार्ट सही किया था बट 5 बोला। तो जैसे ही आपसे ये सवाल पूछा गया था, आपको क्या करना था? आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना था। आपको पता है एक संख्या क्या है? 1/2। दूसरा संख्या क्या है? 7/9। ठीक है, जो बड़ा नंबर होता है उसे राइट में रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसे लेफ्ट में। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? 1 2 3 4 5। आपको 5 कट लगाने थे। क्या लगाने थे? 5 कट निकालते ही आपको पता है आपको नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी और नंबर ई चाहिए। और आपके पास नॉलेज क्या है कि ये ये सब इक्वल इन लेंथ है सब। तो कितने लेंथ हैं? 6। 5 cuts will result in 6 parts. 1 cut will result in 2 parts. 2 cuts will result in 3 parts. So 5 cuts will represent in, that is why, and you have to find 5 cuts. So which means how many parts you have? 6 parts. Now the question is total part का length कैसे निकलेगा? बड़ा माइनस छोटा क्या हो गया? 1/18। 1/18 आया था ना? 5/18। 5/18 आ गया। 5/18। अब ये तो पूरा बड़ा पार्ट है और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 इक्वल पार्ट। तो ईच पार्ट वुड बी 5/18 इंटू 1/6 विच इज 5/108। क्या है? 5 टोटल कितने हैं? 5/18। टोटल लेंथ क्या है? 5/18। और उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 6 इक्वल पार्ट में। तो ईच पार्ट क्या होगा? 5/8। अगर मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर कोई चीज 12 मीटर की है और मुझे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ईच पार्ट का लेंथ क्या होगा? अगर कोई लेंथ 12 मीटर की है और मुझे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ईच पार्ट क्या होगा? 2। कैसे निकाला? 12/6। इस पूरी कहानी की लेंथ क्या है? 5/18। कितने पार्ट्स हैं? तो हर एक पार्ट का क्या होगा? 5/18 डिवाइड बाई 6 विच इज 5/18। तो ये क्या हो गया? 5/108। अब सिंस आपको ये ऐड करते जाना है, फ्रैक्शंस में अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो मजा आ जाता है ऐड करने में, और नहीं हो तो बहुत झंझट होती है। इसका डिनोमिनेटर क्या है?
क्या मैं इसको 100/8 लिख सकता हूं? कैसे लिखूंगा? 54/100। और इसको लिख सकता हूं 9 12 100, तो 84। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? 5 5 ऐड करते जाओ। 5 जब ऐड करूंगा तो 54 + 5 क्या होगा? 59/69/64/74/79 and then you got your 84/100. लॉजिक समझ में आ रहा है? So things become very easy and crispy if we are putting little focus की इस पूरी कहानी को आसानी तरीके से कैसे कर सकते थे। लॉजिक समझ में आ रहा है? दो नंबर्स हैं ए और बी के बीच में मुझे 5 या 6 या 8 इक्वी स्पेस रैशनल नंबर्स करने हैं, तो वो दो नंबर्स को मैं लिख दूंगा, जितने रैशनल नंबर्स चाहिए उतने कट लगा दूंगा। अगर 5 कट लगाया तो कितने होंगे? 6। 3 कट लगाया तो 4। पूरा लेंथ निकाल दूंगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, पूरा लेंथ आ जाएगा। उतने पार्ट से डिवाइड कर दूंगा और दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा, ताकि हम फ्रैक्शन के एडिशन के चक्कर में ना पड़े और आंसर खट 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 आने लगेगा। राइट? तो अलजेब्रा यूज करने से अच्छा है विजुअलाइजेशन करके सॉर्ट कर दो, तो ज्यादा जल्दी आंसर। तो तुम्हारे को प्रोसेस याद था, है ना? 5x 6x के बदले 5x बस कह दिया था। लॉजिक समझ में आ रहा है? इजी था, ठीक है। अब यहां तक हमने ये बात समझ ली कि रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर की स्टोरी कैसे आई, और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे भी हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, और कुछ इरैशनल नंबर को जैसे √2 √3 का मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या ये जो बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यू कैन राइट 20 30 रैशनल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यू कैन राइट इनफिनाइट रैशनल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वी स्पेस भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज विच इज डेसिमल। डेसिमल सुना है? बचपन से देखते आ रहे हो डेसिमल। तो डेसिमल को आप क्लासिफाई करते हो, जब आप डेसिमल को क्लासिफाई करते हो, व्हेन यू क्लासिफाई डेसिमल्स, तो दो तरीके के डेसिमल्स होते हैं। कौन से दो तरीके के? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दोनों का अर्थ क्या होता है? एक टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड करना, रुक जाना, है ना? तो जैसे अगर मैं कहूं कोई नंबर है 0.73, आई स्टॉप्ड, इट्स टर्मिनेटिंग। 0.7333333333 कीप्स ऑन गोइंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप लोगों ने वैल्यू ऑफ पाई कभी देखा है? 3.141592 and it keeps on going and it never ends। अगर आप जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे गूगल करो वैल्यू ऑफ पाई, तो योर कंप्लीट कंप्यूटर स्क्रीन विल filled up with numbers, but you will never see that it is ending. So it means there are two type of decimals, one which terminates, the other which does not terminate. And when you look at non-terminating numbers, you would see two things. Some of the numbers have some repeating property and other non-terminating numbers do not have any repeating pattern, मतलब they are random. जैसे 0.231 231 231 231 231 231 and it keeps on going. What do you see? It's repeating. 0.2310 231 00 231 000 231 40 231 50. You see a pattern, but it is not repeating. You are seeing lot of zeros, which is number is changing. What do you see? It is a non-terminating, non-repeating. So you have two types of non-terminating numbers. What? Repeating and non-repeating. Right? लॉजिक समझ में आ रहा है? दो तरीके के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। When you look at terminating numbers,
जैसे 0.27, तो आप जानते हो इसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. You just have to get rid of that decimal, write the number 1 and the number of जितने भी आप decimal के बाद digits हैं आप 0 से replace कर देते हो, right? So terminating decimals को आप p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हो. So can I say terminating decimals are rational numbers? Can I say terminating decimals are rational numbers? Now the question is non-terminating and repeating. Let's say 0.212121, it is repeating. Now my question is, can I write it in the form of p by q? Now the question is कि कैसे? तो I'm sure you know the methods, but मैं आपको एक rationale देना चाह रहा हूं. अगर मान लो आपसे मैं पूछूं 73 minus 273 minus 64.273 बिना कैलकुलेट किए हुए, अगर मैं बोलूं इसका आंसर इंटीजर होगा या नहीं, तो कैसे आप बताओगे? होगा. कैसे पता? दोनों का डेसिमल सेम है. अब होगा क्या? नहीं. क्यों? दोनों का डेसिमल सेम नहीं है. 73.273 273 273 and keeps on going minus 64.273 273 and keeps on going. इन दोनों का डिफरेंस में आंसर जो आएगा वो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि डेसिमल पार्ट दोनों का, तो कोई भी डेसिमल नंबर दो पार्ट से बना है, इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, और दोनों का डेसिमल पार्ट सेम है. तो जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे डेसिमल पार्ट सेम रहेगा तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर. अब नहीं, नहीं, जबकि आप देख रहे हो 273 रिपीट कर रहा है, फिर भी नहीं, क्योंकि ये 1 डिस्टर्ब कर रहा है. सो यू नो दैट द स्टोरी मस्ट हैव सेम डेसिमल पार्ट, तभी आप इंटीजर एज ए फाइनल आंसर निकाल सकते हो. राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत इसमें? ओके. इसी आइडिया को मैं यूज करूंगा टू कन्वर्ट दिस इनटू p by q. अब मान लो my n is 0.2121 and so on, right? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? My question is, क्या इन दोनों नंबर n और 10n, क्या इन दोनों नंबर का डेसिमल पार्ट सेम है? नहीं. पक्का? किन दो नंबर्स का डेसिमल पार्ट सेम है? n और, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड कर सकता हूं. तो क्या मैं 100n माइनस n कर सकता हूं? ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 21.21 बार का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो रिपीट कर रहा है, माइनस 0.21 बार. तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 21, क्योंकि 21 आउट हो जाएगा. सो व्हाट यू गॉट? 99. सो n वुड बी, आपसे जानते हो इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, 33. लॉजिक समझ में आया? तो जब भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को p by q के फॉर्म में लिखना है तो आप उसको क्या लिखोगे? आप कोशिश करोगे 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके सेम डेसिमल क्रिएट करने का. n इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर 10n, 100n, 1000n, जिससे भी आप देखोगे कि सेम डेसिमल पार्ट आ गया है, then now it means you can execute the subtraction method. Once you subtract it, you will get integer on the right hand side, you will get integer into n. तो n is integer upon integer, right? और इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके you will never be able to produce same numbers with the same decimal parts. तो आप डेसिमल पार्ट सेम प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो क्या उसको p by q के फॉर्म में लिख पाएंगे? नहीं. तो आप ये बात समझ लीजिए कि इरेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है. क्या है?
those numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. तो रैशनल नंबर के इरेशनल नंबर के आपके पास दो डेफिनेशन हो गए. पहला क्या है? those which cannot be represented in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ? those numbers whose decimal expansion is non-terminating non-repeating. क्योंकि terminating और non-terminating repeating को आप बड़े आराम से p by q के फॉर्म में लिख सकते हो. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. इरेशनल नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी अलजेब्रा क्या है वो समझेंगे, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे. ठीक है.